महामारी के संकट काल में आज एक प्रश्न लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और वो प्रश्न ये है कि इलाज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसे अंग्रेजी में मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस या एलोपैथी कहा जाता है, वो सही है या इलाज की सबसे प्राचीन पद्धति आयुर्वेद सही है। इस पूरे विषय को लेकर आज आयुर्वेद और एलोपैथी में टकराव की स्थिति है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये टकराव नया नहीं है और आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच ये संघर्ष काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी का इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था। तब पश्चिमी भारत के तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगाल से भारत आने वाले जहाजों में व्यापारियों के साथ डॉक्टर भी हुआ करते थे। पुर्तगाल से आए इन डॉक्टरों के माध्यम से ही भारत में एलोपैथी पद्धति का इस्तेमाल शुरू हुआ। हालांकि इलाज की ये पद्धति तब भी काफी सीमित थी। आप कह सकते हैं कि 16वीं सदी तक भारत में इलाज की पश्चिमी पद्धतियां इस्तेमाल नहीं होती थीं। उस समय डॉक्टर भी नहीं होते थे, बल्कि आचार्य, वैद्य, ऋषि और हकीम लोगों का इलाज करते थे और इलाज के तौर तरीके भी उस समय काफी अलग थे। ये वो समय था जब हमारे देश में डॉक्टरों को नहीं बल्कि आचार्यों और वैद्य को भगवान माना जाता था, जैसे कि आज आप डॉक्टर को मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान भारत में जितनी भी बड़ी बीमारियां फैली, उनसे लाखों लोगों की मौत हुई। इन बीमारियों की वजह से ही एलोपैथी को हमारे देश में प्रवेश मिला और लोगों का भरोसा इस इलाज पद्धति की तरफ बढ़ा। इस तरह से भारत में न सिर्फ इलाज के तौर तरीके बदले, बल्कि शासन का केंद्र भी बदलना शुरू हो गया। ये उस समय की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम बना और तभी से आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। आज जब भारत कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रहा है और इससे अकेले भारत में 3 लाख मौतें हो चुकी हैं, तब इलाज की पद्धति को लेकर लोगों के मन में एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। और ये धर्म संकट खड़ा हुआ योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर प्रश्न खड़े किए थे और फिर अपने बयान को वापस भी ले लिया था। योग गुरु रामदेव के बयान के बाद ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी जताई और ये विवाद अब भी थमा नहीं है। हालांकि आज हम इस विवाद पर नहीं बल्कि इस विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये विषय देश के 135 करोड़ लोगों से जुड़ा है। आज हम आपको बताएंगे कि एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच टकराव यानी युद्ध कितना पुराना है और इस युद्ध की जड़ में क्या कारण है। लेकिन इस विषय को समझने के लिए पहले आपको कुछ आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। भारत में इस समय एलोपैथी के कुल डॉक्टर्स की संख्या 12,01,354 है। आपको बता दें ये आंकड़े साल 2019 के हैं। इस हिसाब से देखें तो लगभग 1,125 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि आयुष चिकित्सकों की संख्या 8 लाख ही है, जिनमें से आयुर्वेद के चिकित्सकों की संख्या लगभग 4 लाख है। होम्योपैथी के 2,80,000 चिकित्सक हैं और यूनानी पद्धति से इलाज करने वाले चिकित्सक 47,000 हैं। इलाज की एक और प्राचीन पद्धति सिद्ध के 8,000 चिकित्सक हैं और नेचुरोपैथी के लगभग 1,700 चिकित्सक हैं। यानी एलोपैथी के डॉक्टर्स के मुकाबले इनकी संख्या काफी कम है। इसमें कोई शक नहीं कि अब लोग एलोपैथी की पद्धति से ही अपना इलाज कराते हैं। बुखार होता है तो दवाइयां लेते हैं, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल जाते हैं और डॉक्टरों से अपना इलाज कराते हैं। इसकी भी अपनी एक वजह है। एलोपैथी यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति से हर साल पूरी दुनिया में 20 लाख से अधिक लोगों की जानें बचाई जाती हैं। अनुमान है कि वर्ष 2000 से 2030 के बीच यानी 30 वर्षों में 10 बीमारियों से होने वाली 7 करोड़ मौतें एलोपैथिक दवाइयों की वजह से टल जाएंगी। यानी इन लोगों को नया जीवन मिलेगा। और हम कहते भी यही हैं, इलाज की जो पद्धति जान बचाए वही सही है। लेकिन सवाल है कि फिर ये सारा विवाद क्यों है और ये विवाद कितना पुराना है। इसे समझने के लिए आपको एलोपैथी और आयुर्वेद के इतिहास में हमारे साथ चलना होगा। पहले आपको एलोपैथिक इलाज के बारे में बताते हैं। वर्ष 1810 में जर्मनी के महान होम्योपैथिक चिकित्सक सैमुअल हनीमैन ने पहली बार एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल किया था। एलोपैथी शब्द ग्रीक भाषा के एलोस और पैथोस शब्द से मिलकर बना है। एलोस का मतलब होता है अदर या डिफरेंट, मतलब अन्य या फिर अलग, और पैथोस का मतलब होता है बीमारी। एलोपैथी शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि
होम्योपैथिक इलाज की पद्धति काफी अलग है। जैसे होम्योपैथिक इलाज में किसी मरीज को बुखार होता है तो उसे ऐसी दवा दी जाती है जिससे बुखार और बढ़े। होम्योपैथी में बीमारी के कारण को ही बीमारी का निवारण माना जाता है, जबकि एलोपैथिक इलाज में इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो उसे ऐसी दवा दी जाएगी जिससे बुखार कम होता हो। कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सक सैमुअल हानीमैन ने एलोपैथी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह पद्धति होम्योपैथी चिकित्सा से अलग थी और विपरीत थी। लेकिन समय के साथ एलोपैथी शब्द आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को परिभाषित करने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को ही एलोपैथी कहा जाता है, जबकि कई डॉक्टर्स इससे सहमति नहीं रखते। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाना चाहिए। इसके पीछे उनकी दलील यह है कि इस पद्धति में किसी भी दवाई या इलाज के तरीके को लंबे परीक्षण से गुजरना होता है। अगर परीक्षण सफल रहता है तो ही उस दवाई या इलाज के इस्तेमाल की अनुमति मिलती है, और ये पूरी पद्धति वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। इलाज की इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति को 2400 वर्ष पुराना माना जाता है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एथेंस शहर में रहने वाले हिप्पोक्रेटिस को आधुनिक चिकित्सा का जनक यानी फादर कहा गया है। वो ग्रीस के महान चिकित्सक थे। लेकिन इलाज की प्राचीन पद्धतियों में से एक आयुर्वेद की शुरुआत 3 से 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। एलोपैथी के बाद अब आप आयुर्वेद का इतिहास समझिए। आयुर्वेद संस्कृत भाषा के 2 शब्द आयुर और वेद से बना है। आयुर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, यानी आयुर्वेद जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है। अर्थवेद में 114 श्लोक ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज का जिक्र करते हैं। अर्थवेद में कई प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे बुखार, खांसी, पेट दर्द, डायरिया और स्किन की बीमारियां। इन बीमारियों का इलाज कैसे करना है, इसके बारे में अर्थवेद में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी 67 औषधियों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में 82 उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है और सामवेद में आयुर्वेद से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। यानी हमारे वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख है और ये इलाज की प्राचीन पद्धति है। ऐसा भी कहा जाता है कि एलोपैथिक इलाज की उत्पत्ति आयुर्वेद के 2000 वर्षों के बाद हुई और आयुर्वेद ने हमें कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी दिए। असल में वेदों में आयुर्वेद का जो उल्लेख मिला उसे आने वाली सदियों में 2 भागों में बांटा गया। पहला था धन्वंतरी संप्रदाय। इससे संबंधित जानकारी हमें चरक संहिता में मिलती है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक ने लिखा था। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं और वो कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। दूसरा संप्रदाय है आत्रेय संप्रदाय। इससे संबंधित जानकारी सुश्रुत संहिता में मिलती है, जिसमें 100 से अधिक अलग अलग तरह की सर्जरी और 650 से ज्यादा दवाइयों का जिक्र किया गया है। सुश्रुत भी प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री और शल्य चिकित्सक थे। वो आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता भी थे और उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ही आज से लगभग 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 2500 साल पहले। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा था। उन भागों को उन्होंने तंत्र का नाम दिया। ये सारे भाग अलग अलग चिकित्सा के उपक्रम को समझाते हैं। इनमें पहला है शल्य तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सर्जरी कहते हैं। दूसरा है शालक्य तंत्र, इसे अंग्रेजी में ENT विभाग कहते हैं, यानी इसमें मुंह, नाक, आंख और कान के अंगों में जो रोग होते हैं उससे संबंधित निवारण के बारे में लिखा हुआ है। तीसरा है काय चिकित्सा, इसको जनरल मेडिसिन कहते हैं। इसमें बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां आती हैं। चौथा है भूत विद्या तंत्र, इसमें ग्रह दिशा से संबंधित चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। पांचवा है कुमार भृत्यु, जिसमें बच्चों, स्त्रियों और स्त्री रोग से संबंधित रोग का उल्लेख मिलता है। छठा है अग्दत तंत्र, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें जहर के बारे में ज्ञान दिया गया है। सातवां है रसायन तंत्र, इसमें बुढ़ापे में बल, पौरुष और दीर्घायु बनने के बारे में लिखा गया है।
और आखिरी है वाजीकरण। इसमें शरीर के गुप्त रोग का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब यह है कि एलोपैथी जहां इलाज की आधुनिक पद्धति है, वहीं आयुर्वेद इलाज की प्राचीन पद्धति है। लेकिन फिर भी इन दोनों में टकराव है। इसकी एक बड़ी वजह है कि आयुर्वेद को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। 18वीं सदी में जब एलोपैथी का भारत में विस्तार हुआ, तब अंग्रेज इस पद्धति को रहस्य भरी नजरों से देखते थे। उस समय हमारे देश के जो लोग आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराते थे, उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता था। अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि भारत में एलोपैथी का विस्तार आसान नहीं होगा। जब भारत में चेचक की बीमारी फैली, तब इसका इलाज भी आयुर्वेदिक पद्धति से भारत में होता था। लेकिन फिर वर्ष 1796 में चेचक की वैक्सीन विकसित कर ली गई और अंग्रेजों ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में शुरू कर दिया। चेचक के इस टीके से लोगों की जान बची तो एलोपैथी में लोगों का विश्वास बढ़ा। यही वो समय था जब लोग आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को छोड़कर एलोपैथी की कड़वी दवाइयों की तरफ रुख करने लगे। एलोपैथिक तरीके से इलाज कराने के लिए अंग्रेजों ने भारत में बड़े स्तर पर अभियान चलाया। कहा जाता है कि तब आचार्य और वैद्यों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेजों ने इस विरोध को दबा दिया। वर्ष 1785 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेडिकल विभाग का गठन किया। फिर वर्ष 1869 में इन तीनों मेडिकल विभागों को मिलाकर इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था इलाज के पश्चिमी तौर तरीकों को भारत में प्रोत्साहित करना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। पश्चिमी भारत के तटीय इलाकों में पुर्तगालियों का लंबे समय तक शासन रहा। वर्ष 1860 तक गोवा पुर्तगाल के ही अधीन था। उस दौरान वर्ष 1840 में पुर्तगालियों ने गोवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इससे ठीक 5 साल पहले अंग्रेजों ने भी ऐसा ही एक मेडिकल कॉलेज मद्रास में 1835 में बनाया था। इन संस्थानों में लोगों को मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। ये उस दौर की बात है जब भारत में बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते थे। देश की अधिकतर आबादी अनपढ़ और गांव में रहने वाली थी। तब लोग बाहर से पढ़कर आए विदेशी डॉक्टरों से ज़्यादा अपने वैद्य और हकीम पर ही भरोसा करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में एलोपैथी का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और लोग डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाने लगे। 190 वर्षों के अंग्रेज़ों के शासन में उपचार की ये पद्धति काफ़ी लोकप्रिय हो गई और इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत के कई शहरों में अस्पताल भी बनवाए। इससे पहले ये अस्पताल नहीं थे और भारत में डॉक्टर भी नहीं होते थे। भारत में इससे पहले वैद्य और हकीम होते थे। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी को लोगों पर थोप दिया गया, बल्कि इलाज की इस पद्धति ने लोगों की जान बचाई और इसीलिए लोगों का इस पर भरोसा बढ़ा। वर्ष 1910 के बाद भारत में जो बच्चे पढ़ लिख जाते थे, उनका पहला सपना डॉक्टर बनने का ही होता था, जो कि आज भी कई बच्चों का होता है। हालांकि तब भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने मेडिकल कॉलेज बनाए और इसका विस्तार किया। आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और एलोपैथिक इलाज की पद्धति हर वर्ष लाखों जान बचा ले गई। आज पूरे देश में कुल 69,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, जबकि आयुष अस्पतालों की संख्या 3,600 है। इनमें आयुर्वेदिक अस्पताल 2,827 हैं, यूनानी अस्पताल इससे बहुत कम 252 हैं, सिद्ध चिकित्सा पद्धति के 264 अस्पताल हैं और होम्योपैथी के 216 अस्पताल हैं। इन आंकड़ों में एक सच ये भी छिपा है कि आज लोग डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक नहीं बनना चाहते। इसे आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। इस समय देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें MBBS की 85,000 सीटें हैं। इनमें 286 सरकारी और 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर बात आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थानों की करें तो देश में इस समय लगभग 250 आयुर्वेदिक संस्थान हैं, जिनमें लगभग 10,000 अंडर ग्रेजुएट और 12,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट हैं। इसी से आप एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच के फासले को, अंतर को समझ सकते हैं। इसके अलावा एलोपैथी का बाजार समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाजार बहुत बड़ा है। इस समय पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल कंपनियों का सालाना टर्नओवर $1.3 ट्रिलियन यानी 97 लाख करोड़ रुपए है।
अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनियों का सालाना टर्नओवर $21 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ रुपए है। हालांकि आयुर्वेद अधिकांश रूप से हमारे देश में ज्यादा लोकप्रिय है, इसे भी आप कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का सालाना कारोबार 10,000 करोड़ रुपयों का है, जबकि 1,000 करोड़ रुपए की आयुर्वेदिक दवाइयां निर्यात की जाती हैं, यानी दूसरे देशों को भेजी जाती हैं। अगर सभी आयुर्वेदिक उत्पादों की बात करें तो वर्ष 2018 में इसका सालाना कारोबार 30,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 तक 71,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। पिछले 1 साल में इसमें काफी तेजी आई है जब से कोरोना वायरस आया है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग काढ़ा पी रहे हैं, आप भी पी रहे होंगे, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, गिलोय का सेवन कर रहे हैं और अदरक का भी अधिक से अधिक सेवन कर रहे हैं। असल में ये सभी इलाज की पद्धतियां आयुर्वेद में हैं। आयुर्वेद में इन्हीं जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक किया जाता है। और इसके अलावा आयुर्वेद में दवाइयां हैं, लेकिन आयुर्वेद एलोपैथी से आज पीछे है और यही सच है। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद में अंतर क्या है। आयुर्वेद शब्द और आयुर्वेद में बताई गई इलाज की पद्धति हजारों वर्ष पुरानी है, जबकि एलोपैथी शब्द का चलन वर्ष 1810 से माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यूनानी पद्धति, रोमन पद्धति और अरब की इलाज की पद्धति से कुछ बातें एलोपैथी में ली गई, यानी आयुर्वेदिक पद्धति सबसे प्राचीन है। लेकिन एलोपैथी इस दौर में आगे क्यों है, इसके भी कई कारण हैं। आयुर्वेद में मरीज का इलाज काफी लंबा चलता है और इसमें समय भी काफी अधिक लगता है, लेकिन एलोपैथी में ऐसा नहीं होता। इसमें तुरंत राहत देने वाली दवाइयां मरीज को दी जाती हैं और इलाज किया जाता है, यानी ये एलोपैथी की ताकत माना जाता है। हालांकि यही ताकत उसकी कमजोरी भी है। कैसे, वो समझिए। एलोपैथी में बीमारी के लक्षण को ट्रीट किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में समय ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा किया जाता है। ये पद्धति इसी पर आधारित है। आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन एलोपैथी में लगभग सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसका उदाहरण हम कोरोना वायरस में भी देख सकते हैं। जैसे मरीजों ने बिना डॉक्टरी सलाह के ज्यादा स्टेरॉइड्स लिए और उन्हें ब्लैक फंगस हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल से भी कई लोगों पर साइड इफेक्ट्स हुए, यानी ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट की कमजोरी है। आयुर्वेद में दवाइयां मरीज को उसके वजन, उम्र और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के मुताबिक दी जाती हैं, लेकिन एलोपैथी में ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आयुर्वेदिक इलाज ज्यादा खर्चीला नहीं है, जबकि एलोपैथिक इलाज काफी खर्चीला है। लेकिन गंभीर मामलों में एलोपैथिक पद्धति ही कारगर है। जब मरीज के पास समय कम होता है तो आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां नहीं हैं जो तुरंत असर करती हैं। यही कारण है एलोपैथिक इलाज पर हम यकीन करते हैं, बल्कि इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। चेचक, पोलियो, मलेरिया, रोटा वायरस, पीलिया, टेटनस जैसी गंभीर बीमारियों में एलोपैथिक इलाज काफी कारगर रहा है और करोड़ों लोगों की जान बची है। आज भी कोरोना वायरस के इलाज में एलोपैथिक ही बड़ा हथियार है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद का कोई महत्व नहीं है, एलोपैथी के महत्व नहीं है। एलोपैथी के आने से पहले भारत में इलाज की 6 पद्धति मौजूद थी। पहला आयुर्वेद, दूसरा योग, तीसरा सिद्ध चिकित्सा पद्धति, चौथी यूनानी पद्धति, पांचवा होम्योपैथी और छठा नेचुरोपैथी। इन सभी पद्धतियों को ईस्टर्न मेडिसिन यानी पूर्व के देशों से आई इलाज की पद्धति या ऑल्टरनेट मेडिसिन कहा जाता है। पिछले 100 वर्षों में एलोपैथी इलाज की दूसरी पद्धतियों पर हावी है। पहले दुनिया में चीन और जापान की अपनी इलाज की पद्धति भी काफी लोकप्रिय हुई थी, लेकिन अब इनका प्रभाव है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.